अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। ऑल आइज़ ऑन सुप्रीम कोर्ट वंस अगेन, क्योंकि बड़े अहम केस की समाअत आजकल जारी है। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल के ख़िलाफ़ समाअत हुई और बड़ी तफसीली आज दलाइल भी दिए गए और उसके ऊपर रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस भी सामने आई, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस केस में आज दो ऑर्डर्स जो सामने आए हैं वो बड़े ही अहम हैं। एक है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ऑर्डर, जिनके ऊपर कुछ रोज़ पहले बल्कि कल गालिबन अटॉर्नी जनरल साहब ने एतराज़ उठाया हुकूमत की तरफ से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला उठाया और फिर वो बेंच से अलग हो गए। उन्होंने अपना ऑर्डर जारी किया है और उसमें उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात भी उठाए हैं जो मौजूदा बेंच है उसके ऊपर, और ये कहा है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात ख़ास तौर पे ये हैं कि फुल बेंच तश्कील दिया जाता मामले के ऊपर तो ज़्यादा बेहतर होता। दूसरा जो नोट है, जो ऑर्डर है, वो है जस्टिस याया आफरीदी का, जो अभी भी बेंच का हिस्सा है और उनका 23 जून का हुक्मनामा जारी हुआ है। जी, वो इसमें कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनाए, ये उनकी गुजारिश है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी पूरे निज़ाम इंसाफ की बुनियाद अवामी एतमाद होता है। मौजूदा हालात में आम इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं अवाम, बेंच की तश्कील पर सियासी चहमगोइयाँ हो रही हैं जो काफ़ी तशवीशनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि अवाम के अदालत पर एतमाद साजी, इदारे की साख और अदालत में बाहमी हम आहंगी के लिए इक़दामात उठाना नागुज़ीर है। और जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि उनकी राय में इस असना में पहला कदम फुल कोर्ट की तश्कील है। अगर ऐसा ना हुआ तो इस अदालत से जारी फैसलों की वक़्त और वज़न में कमी का बायस बनेगा। न सिर्फ उन्होंने फुल कोर्ट की तश्कील की गुजारिश की है, बल्कि उन्होंने बड़े संगीन खदशात की तरफ भी तवज्जो मबजूल करवाई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि साथी जजेस की जानिब से न सिर्फ इस मुकदमे में पर्टिकुलरली, बल्कि गाहे गाहे इस तरफ तवज्जो दिलाई जाती है और अब फुल कोर्ट की तश्कील पर खुलकर सब सामने आ गए हैं। तो इस ज़ोर और अहमियत के बावजूद चीफ जस्टिस साहब फुल कोर्ट नहीं बना रहे, इसकी वजह क्या है? इसी के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करी हैं रीमा उमर साहिबा, सुहेल बड़ाइत साहब, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फुल कोर्ट के मामले पर बहस के लिए हमारे भी फुल कोर्ट यहाँ पर बैठा हुआ है। सबसे पहले आपकी मैं राय जानना चाहूँगी इसके ऊपर। सलीम साफ़ी साहब, आप क्या वजह समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब बार बार तवज्जो दिलवाने के बावजूद, आई एम श्योर बड़ी मुलाकातें भी हुई हैं इससे पहले, जो कैजुअल मुलाकातें या एंटायर रूम में मुलाकातें, वहाँ मसला क्या है, क्या कबाहत है कि फुल कोर्ट नहीं बन रहा? देखिए अलीना, गुज़िश्ता 5-6 सालों में जो कुछ हुआ तो उसके नतीजे में हम सब जानते हैं कि जुडिशरी को भी इस्तेमाल किया गया, ये तब्दीली प्रोजेक्ट के लिए मीडिया को भी किया गया और बाकी इदारों को भी किया गया। और इस वक्त हम सब अपनी अपनी जगह पे हाई मॉरल ग्राउंड वो खो चुके हैं। ये जो वकला का ग्रुप भी आपको नज़र आता है, लाहौरी वकला का, ये भी बहुत सारी जगहों पे मुस्तफ़ीद भी हुए हैं और इस्तेमाल भी हुए हैं। और अब हर किसी को ये डर है कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए। तो और ये सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हर कोई अपने अपने आप को हक़ बजानिब और काबिल वक़्त समझता होगा, लेकिन इतना मुआशरती बिगाड़ इस दौरान पैदा किया गया है कि हर किसी की नज़रों में दूसरे की क्रेडिबिलिटी नहीं है और बिल्कुल जिसका जिधर जो जी चाहता है वो उसी के मुताबिक जिसकी लाठी उसकी बैंस वाला मामला वो करते रहते हैं। मसलन आपने रीमा की तहकीक देखी थी कि पिछले सालों में मखसूस अफराद के बेंच ने कितने केसेस सुने और बाकी लोगों ने कितने नहीं सुने। अब पर्टिकुलरली इस मामले को आप देख लीजिए तो एक तो ये है कि माजी में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फुल कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है। दूसरा, उसके बाद फिर जब मिलिट्री कोर्ट से सज़ा पाने वाले लोगों ने अपील की खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये मिलिट्री कोर्ट्स एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुए हैं। तो वो 194-195 लोग थे। तो इमरान ख़ान साहब जो इस केस में पिटिशनर हैं, वो गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ उस जस्टिस वक़ार साहब मरहूम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ स्टे आर्डर ले लिया। और आज 4 साल हो गए और इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन के लिए भी
اس کی سماعت کی زحمت گوارا نہیں کی. پتہ نہیں وہ 194 لوگ اس میں کون مر گیا ہے, کون زندہ ہے, کون کیا ہے. اسی طرح میں آپ کو ریسنٹلی بتاؤں کہ آج سے چند مہینے پہلے منظور پشتین کے 4-5 قریبی ساتھیوں کو اٹھایا گیا تھا, اور نہ ان تک فیملی کی ایکسس ہے نہ کسی اور کا ایکسس ہے, اور وہ پتہ چلا کہ جی وہ تو ملٹری کورٹ کے پاس ہے یا انٹرنمنٹ سینٹرز میں ہیں. اب نہ اس پہ اعتزاز احسن کو تکلیف ہوئی, نہ لطیف کوسا کو تکلیف ہوئی, نہ کسی جج کو تکلیف ہوئی, نہ اس کا کسی نے نوٹس لیا. تو ایک تو ظاہری بات ہے کہ یہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یحییٰ آفریدی صاحب, تو وہ یہ بھی ہے کہ اب آپ عمران خان کے معاملے میں تو یہ کام کر رہے ہیں, اور اس میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نہ کسی جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ہے, جنہوں نے نہ کسی کورٹ کوارٹر پہ حملہ کیا ہے, نہ کسی چیز کو جلایا ہے, یا انہوں نے نامناسب نعرہ لگایا ہے یا نامناسب تقریر کی ہے. اس کی بنیاد پہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایک تو وفاق کی اکائیوں میں بھی یہ تاثر آئے گا کہ یار یہاں پہ جو ہے دو طرح کے مخلوق رہتے ہیں, یہاں ایک نہیں دو پاکستان ہیں. اور دوسرا, اب ان سارے کیسز کو چھوڑ کے وہی مخصوص بینچ, مثلاً وہ پہلے ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ کا جو کہ ابھی نامزد چیف جسٹس ہے, آپ ان کے نوٹ کو دیکھیں اور پھر یہاں پہ یہ دیکھ لیں. تو اگر اسی طرح کے ایک پنگے میں آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ کم از کم فل کورٹ بنا دیا جائے تاکہ کسی کو کل انگلی اٹھانے کی اور اعتراض کرنے کی کا موقع نہ ملے. مختصراً آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فل کورٹ نہ بنانے کی وجہ سیاست ہے؟ ظاہری بات ہے کہ سیاست ہے, ججز کی آپس کی لڑائیاں ہیں, ججز کا ماضی کا کردار ہے, اور وہ اس میں مثلاً اگر اب اس بینچ پہ فائز عیسیٰ بھی بیٹھا ہو تو فائز عیسیٰ نے جس طرح اس روز نوٹ میں یہی سوال اٹھایا ہے کہ 2019 میں یہ فیصلہ دیا تھا جسٹس سیٹ وقار نے, اور ہم نے اس کے خلاف سٹے آرڈر دیا تھا, اور ابھی تک اس کی ایک ہیئرنگ بھی نہیں, تو اس سے پہلے تو وہ ہونی چاہیے تھی. تو اگر فل کورٹ ہو تو پھر تو اس میں ڈائیورس اوپینین آئیں گی اور مختلف سوالات اٹھائے جائیں گے, لیکن اگر اپنے مرضی کے ججز ہو تو وہ اس طرح کے سوالات نہیں اٹھائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب آپ کہیے گا, جسٹس یحییٰ آفریدی جس قسم کے سنگین خدشات کی طرف اشارہ کریں, جب حکومت اس طرح کے خدشات کی طرف جاتی تھی یا اٹھاتی تھی تو سر آپ کا یہ موقف رہا ہے کہ ان کے سیاسی مقاصد ہوتے تھے, اب ساتھی ججز اس طرح کی چیزیں اٹھا رہے ہیں اور بڑے سنگین یہ خدشات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ درست ہے؟ پہلی بات تو میڈم شیخ کہ یہ ہمارا فل کورٹ رپورٹ کارڈ کا نہیں ہے, یہ لارجر بینچ ہے, کیونکہ محمل سرفراز نہیں ہے, بے نظیر نہیں ہے, شہزاد اقبال نہیں ہے, تو لہٰذا آپ بھی نہ ڈنڈی ماریں, اور آپ ڈنڈی مارنے پہ ہم سے تبصرے کروا رہی ہیں, اور ڈنڈی مارنے پہ یا خود بھی ماری جا رہی ہیں. میں سوچ رہی تھی آپ کب یہ کہیں گے. دوسری بات یہ کہ یہ مجھے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں, سنسنی خیز لہجہ بلا کر آل آئیز آن سپریم کورٹ ونس اگین, ہم کر کے تبصرے ہم پک گئے, کچھے ٹھٹھے ہو گئے, اور سپریم کورٹ سے جب کچھ چیز نکلتی ہے تو عمل ہوتا کوئی نہیں اور کچھ ہوتا کوئی نہیں, پھر آل آئیز آن اگین کہیں اور چلی جاتی ہیں. تو مہربانی کریں کہ اب یہ ٹرک کی بتی میں تو اس نے کہ اس کے پیچھے لگتا. ہاں اب آ جائیں اس سوال پر, میں ان کی تجویز سے پہلے دن سے متفق ہوں. یحییٰ آفریدی صاحب کا خواہ وہ الیکشن کا معاملہ ہو 2 صوبوں کا, خواہ وہ یہ ہو یہ جو معاملہ جو بہت اہم معاملہ ہے, لوگوں کی زندگیوں اور موت کا معاملہ ہے, یہ فوجی عدالتیں اور یہ سارا, اس پہ اگر انہوں نے بنانا ہی تھا, اگر انہوں نے کیس کو لینا ہی تھا تو فل کورٹ بنانا چاہیے تھا, اور ان کے خدشات درست ہیں, اور انہوں نے ٹھیک کہا. میں بڑا اس فکرے پر بھی حیران ہوا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے اعتراضات سے متفق نہیں ہوں. سپریم کورٹ کی کارروائی کی قانونی حیثیت پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. جسٹس فائز عیسیٰ کے اعتراضات سے ہٹ کر عدالتی ہم آہنگی اور توازن کے لیے فل کورٹ بنانا چاہیے. فل کورٹ کے بنا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس فل کورٹ کے بنا اس بینچ سے جو فیصلہ نکلے گا, میں تو کہہ چکا ہوں کہ اسے کوئی نہیں مانے گا, اور قانونی حیثیت بھی ڈاما ڈول ہوگی. انتخابات قریب ہیں, ماحول چارج ہے, سپریم کورٹ بینچ کے بارے میں مگوئیاں زیادہ اور بینچ پر اعتراضات ہو سکتے ہیں. لیکن میڈم شیخ 2 سوال ہیں اس پہ.
اگر اس مرتبہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے لارجر بینچ بنا کر جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منصور علی شاہ کو بھی شامل کیا، اچھا کیا، اور وہ جو مخصوص جو ہمارے سارے کہتے ہیں کہ مخصوص افراد، ان میں دوسرے مخصوص افراد بھی شامل کیے تو اچھا کیا یہ تو. لیکن کیا جب یہ اگر فل کورٹ بنا دیتے تو جسٹس فائز عیسیٰ اپنی 20 منٹ کی آبزرویشن، ریزرویشن یا کہانی سنا کر بینچ سے علیحدہ نہ ہوتے؟ مجھے تو لگتا ہے پھر بھی وہ ہو جاتے. اور اگر وہ فل کورٹ بنا دیتے تو کیا حکومت منصور علی شاہ پر اعتراض نہ کرتی؟ مجھے تو لگتا ہے پھر بھی کرتی. اور حالانکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس پر اعتراض کر کے چلے گئے جو اعتراضات سے متفق نہیں ہیں جسٹس یحییٰ صاحب بھی، اور ہم جس کو اعتراض سمجھتے رہے کہ جب پی ڈی ایم حکومت بامقابلہ سپریم کورٹ تھی، جب پی ڈی ایم عدلیہ پر چڑھائیاں کر رہی تھی، تب وہ قومی اسمبلی میں حکومتی بینچوں پر زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جشن آئین منا رہے تھے، مگر اس اہم کیس میں وہ اٹھ کر چلے گئے. خیر ان کا حق ہے. تو میرا تو اس میں حق ہے کہ 2 صوبوں کا الیکشن ہو یا میڈم شیخ یہ اس پر فل کورٹ بنانا چاہیے تھا. سر یہ تو آپ نے بتا دیا کہ بنانا چاہیے تھا، اور اگر بنا لیتے تو کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، لیکن نہیں بنایا، اس کی وجہ کیا ہے یہ تو تھوڑا سا سمجھا دیں. میڈم شیخ عدلیہ تقسیم ہے، سپریم کورٹ 2 حصوں میں ہے، اور میرے خیال سے لائکنگ ڈس لائکنگ، انا ضد، اور میرے خیال سے ہم اس سطح پر پہنچ گئے ہیں ایک دوسرے کو لے کر کے اب کوئی وہ سینس پریویل نہیں کرتی اور نظر نہیں آتی. کس کی انا ضد آپ کہہ رہے ہیں؟ چاروں کی، ہر ایک کی میڈم شیخ، ہر ایک کی، چاروں طرف. اچھا چلے، میں نہیں کراس کویسچن کرتی کیونکہ مجھے باقی تینوں کو بھی شامل کرنا ہے، بٹ ایک چیز میں کہہ دوں، آپ کہہ رہے ہیں نا عمل نہیں ہو رہا تو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں، تو پھر یہ بھی بتا دیا کریں کہ عمل نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے. تو آدھی بات نہ کیا کریں بھٹی صاحب. لیکن الیکشن کمیشن اور گورنر، ہاؤ کنوینئنٹ بھٹی صاحب، ہاؤ کیوٹ. ریما اور سپریم کورٹ میں آپ کہیے گا یہ جو آج 2 نوٹس آئے ہیں، آرڈرز آئے ہیں، اور پھر اس میں فل بینچ سے متعلق تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں، آپ کیا وجہ سمجھتی ہیں؟ اور جو اعتراض اٹھائے جائے، آپ کو لگتا ہے ابھی بھی گنجائش ہے کہ فل کورٹ بنایا جا سکتا ہے اس معاملے کے اوپر؟ جی شکریہ لینا. پہلے تو ایک اوور آل کامنٹ کہ جب سے یہ الیکشن کا کیس شروع ہوا ہے تب سے میرا ماننا، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کے اندر جو رفٹ ہے ججز کے درمیان، جو گریونسز ہیں، جو کلیش ہے، اس کو الیکشن کیس تک محدود نہیں کرنا چاہیے. نہ وہ الیکشنز کے کیس سے شروع ہوا، نہ ہی وہ الیکشنز کے کیس کے بعد ختم ہو جائے گا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال، اس سے پہلے جو پوری ہم نے ججمنٹس کا پورا سلسلہ دیکھا، جو چیف جسٹس تھے ان کا اپنے ساتھی ججز کے ساتھ کیا رویہ تھا، وہ الیکشنز کیس کے بعد بھی ہمیں ویسا ہی نظر آ رہا ہے. اور اب ایکسپیکٹ کرنا کہ اتنے سال آپ کسی کو بینچز میں نہ رکھو، اور اب کیونکہ آپ کو ایک ایڈیولوجیکل، ایک پرنسپل پوزیشن کی ضرورت ہے تو آپ انہیں بینچ میں ڈال دو، یہ میرا خیال ہے تھوڑی سی ایک سینیکل بات ہے. اور شاید ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹھنا چاہیے تھا، جو جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اپنے نوٹ میں لکھا کہ ایک لارجر پرنسپل کے لیے، پبلک گڈ کے لیے، پبلک انٹرسٹ کے لیے آپ اپنی ریزرویشنز کو سائڈ پہ رکھ کے بیٹھ بھی سکتے ہیں بینچ پہ. لیکن جو اعتراض ہے اس کی اپنی مختلف وجوہات ہیں. وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لیگل ریزننگ دی ہے کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو بینچز اب بھی چیف جسٹس بندیال بنا رہے ہیں، سینئر 3 ججز نہیں بنا رہے، ان کی اس طرح آئینی یا لیگل حیثیت نہیں ہے. تو یہ اپنی جگہ ایک بات، لیکن وہی بات میں دہراؤں گی کہ یہ نہ الیکشن کیس سے شروع ہوا نہ ختم ہوا، یہ ایک انسٹیٹیوشنل ایشو ہے جو بہت عرصے سے برو کر رہا تھا، اور الیکشن کیس شاید ایک طرح سے ایک ٹپنگ پوائنٹ تھا، لیکن ختم نہیں ہوگا یہ ایشو. دوسری بات، بھٹی صاحب نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ڈس ایگری کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریزننگ سے. میں اس طرح انٹرپریٹ نہیں کرتی انہوں نے جو لکھا ہے ان کے نوٹ
कोर्ट को, उन्होंने कहा इस वक्त लीगल रीजनिंग में जाना सही वक्त नहीं है, तो मैं अभी ये नहीं समझा जाना चाहिए कि मैं उनकी लीगल रीजनिंग को इंडोर्स कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं, सीनियर तरीन जज हैं, उनकी ये जो एतराज ही उन्होंने उठाया है यही काफी है कि आपने अगर कोर्ट में हार्मनी मेंटेन करनी है आप फुल कोर्ट बनाएं। दूसरी बात जस्टिस याया अफरीदी के नोट से रिलेटेड कि उनका नोट तो पब्लिश हो गया, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो नोट था वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे नहीं है, सुनने में आया है कि उतार दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी रेफरेंस दी है अपने एक फुट नोट में, जो कल उनका नोट सामने आया था रिक्यूजल क्यों वो बेंच से हटे, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं भी चाहता था कि फुल कोर्ट बने और मेरी रिजर्वेशंस थी कि ये फुल कोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक लार्जर कॉज के लिए मैं बेंच पे बैठा रहा। अब उन्होंने इशारा दिया है, रेफरेंस दी है अपने ही एक नोट की इस केस में जो उन्होंने 22 जून को लिखा था, लेकिन वो इस वक्त वेबसाइट पे नहीं है। मुझे नहीं मालूम वो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग है कि नहीं, लेकिन शायद उसमें जब अगर वो कभी अपलोड हो, पब्लिक हो, हमें समझ आए कि जस्टिस मंसूर अली शाह के क्या रीजंस थे, क्योंकि अभी तक तो जस्टिस याया अफरीदी का नोट सामने आ गया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का नहीं आया। जो मेरी अब स्पेसिफिकली फुल कोर्ट पे क्या राय है कि अलीना, कुछ इश्यूज होते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं। ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला मेरे दिल के बहुत करीब है, और इस पे मैं चाहती थी बहुत अर्नेस्टली, ईगरली कि सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ठोस मजबूत फैसला आए, लेकिन इसलिए मैं तो चाहती थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच पे बैठें, क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है और एक्सपर्टीज है इस इशू में, वो मुझे बाकी बेंच के जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनमें नहीं नजर आ रही, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। बहुत से सवालात हैं जो पूछने चाहिए थे, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने पास्ट में अपने फैसलों में पूछे हैं, वो मुझे तो आज इन बेंच, अभी तक बेंच से मैं उस तरह मुतमईन नहीं हूँ जो प्रोसीडिंग्स हैं उससे। तो शायद जो डायरेक्शंस हैं प्रोसीडिंग्स की, जजेस के सवालात वो किस तरह फ्रेम करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरा ख्याल है वो इस केस इन पिटिशंस के लिए बेहतर होता। लेकिन अलीना, प्रॉब्लम ये है कि फुल कोर्ट नहीं बनाया गया, इवन दो पिटिशन में भी ये कहा गया था, और अब हमें नजर आ रहा है कि बाकी जजेस के भी तहफ्फुज़ात थे। एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगी कि मुझे इनिशियली खुशी हुई थी 9 मेंबर बेंच भी देख के, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि बाकी जजेस अवेलेबल नहीं हैं। और एतजाज एहसन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि अवेलेबल जजेस का यही फुल कोर्ट है। तो मुझे नहीं मालूम कि वो कौन से जजेस थे जो अवेलेबल थे जिन्हें इनिशियल 9 मेंबर बेंच में नहीं डाला गया। क्या अंडरस्टैंडिंग थी जजेस की इस पे, क्या उन्होंने चीफ जस्टिस से इस पे बात की थी, और चीफ जस्टिस की क्या वजह है, अगर होंगे भी एटलीस्ट मेरा ख्याल है 4 जजेस तो है जो मुल्क से बाहर थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो फिर कौन से वो जजेस थे जो यहाँ थे जिन्हें नहीं इंक्लूड किया गया, क्यों नहीं किया गया, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी नहीं है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट सामने आता है शायद उसमें हमें वो इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि अगर आपने 9 मेंबर बेंच बना दिया, 11 मेंबर बेंच बनाने से क्या होना था। एक लास्ट छोटी सी बात, सॉरी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, साफी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट्स पे फैसला आ चुका है। मैं इस इंटरप्रिटेशन से एग्री नहीं करती। जो वो फुल बेंच का जो फैसला था मेजॉरिटी जजेस का, वो एक आईनी अमेंडमेंट पे था, और स्पेसिफिक सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि टेररिज्म इन द नेम ऑफ रिलीजन, क्या ये एक मखसूस कैटेगरी बनाई जा सकती है जिसपे आप आम जो फेयर ट्रायल है उसके जो हुकूक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको साइड स्टेप करके मिलिट्री कोर्ट्स में ये केसेस चला सकेंगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो इस तनाजुर में था, इन सवालात पे था। आज जो हम आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत सिविलियंस के ट्रायल्स की बात कर रहे हैं, ये मामला है कोर्ट में। ये 21st अमेंडमेंट वाली जजमेंट में इस पे फैसला नहीं आया। तो ये कहना कि एक फुल कोर्ट ने फैसला दे दिया हुआ है, ये मेरा ख्याल है गलत होगा। ठीक है,
एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और वजाहत कर दें कि जी रीमा, आप जिस ऑर्डर की बात करी हैं 22 वाले, वो मौजूद ज़रूर है जस्टिस उमर अता बंदयाल का लिखा हुआ, लेकिन उसमें उस नोट का जिक्र बिल्कुल नहीं है, या वो नोट बिल्कुल नहीं है जो जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फुट नोट में कर रहे हैं। अब अदालती रिमार्क्स जो उस दिन सामने आए उसमें ये चीज़ ज़रूर रिपोर्ट हुई थी, हमने भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि मंसूर अली शाह साहब ने खुली अदालत में पूछा कि अगर किसी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बुनियाद पर जवाद ख्वाजा से रिश्तेदारी की बुनियाद पर कोई मसला है उनके बेंच में शामिल होने पे, तो वो अपने आप को अलहदा कर लेते हैं, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड है कि जी सब ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। बट एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम उन 2 ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी ने जारी किए हैं, और उसमें तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं न सिर्फ मौजूदा केस में फुल बेंच बनाने के ऊपर, बल्कि जस्टिस याया आफरीदी तो ये समझते हैं कि जो करंट जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि मामलात बेहतर तरीके से हम आहंगी के साथ इदारे में सॉल्व हो सके। मज़र अब्बास साहब, बार बार एतराज़ उठाए जाने के बावजूद क्या आप वजह समझते हैं, और क्या आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि मौजूदा सिनेरियो में चीज़ों के बहुत पोलिटिसाइज़ होने की वजह भी यही है कि सही तरह से इसको डील नहीं किया जा रहा? देखिए, मुझे तो डिप्रेशन इस चीज़ का है कि मुझे आगे भी सूरत हाल अच्छी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि अब एक बहुत ही पोलराइज्ड माहौल में हम बात कर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है, और आगे किस तरह फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए भी आसान नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से लेके चलना, क्योंकि बहुत से जजेस जो आज बज़ाहिर लगता है बंदयाल साहब के मौक़िफ़ के हामी हैं, वो तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होंगे। तो आगे भी सूरत हाल लगता है कि वही उसी तरीके से चलेगी, और उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि फुल कोर्ट बनाने से ज़्यादा पहले तो सबसे पहले आप फुल कोर्ट मीटिंग करें। फुल कोर्ट मीटिंग भी करने को नहीं तैयार, और मेरा ख्याल है जस्टिस बंदयाल साहब को खुद ये गौर करना चाहिए, अब उनके टेन्योर के 2 महीने रह गए हैं, कि उनका टेन्योर कैसा गुजरा। उनके टेन्योर में एक यूनाइटेड सुप्रीम कोर्ट नज़र आई या एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट नज़र आई। उनके टेन्योर में जो फैसले हुए, उन फैसलों में उन्होंने अपने साथ कितने सीनियर जजेस को अपने साथ बैठाया, और नहीं बैठाया तो क्यों नहीं बैठाया उन्होंने, ये वो सवालात हैं जिसका बहरहाल तारीख तो अपना मौरख तो जिस तरीके से देखेगा वो देखेगा। देखिए, जैसे मिलिट्री कोर्ट का मामला है, जिस तरह अभी रीमा कह रही थी, मेरे नुक्ते नज़र में तो मैं तो पहले दिन से, और सिर्फ आज के ही दौर में नहीं, इससे पहले भी प्रिंसिपली मिलिट्री कोर्ट एक पैरेलल सिस्टम नज़र आता है और एक पैरेलल कोर्ट नजर आती है। जब आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट बनाई, जब आपने एंटी टेररिज्म एक्ट बनाया, उसमें भी तो स्पीडी, क्योंकि यही जस्टिफिकेशन दी जाती है ना कि स्पीडी ट्रायल होगा, तो स्पीडी ट्रायल तो एंटी टेररिज्म एक्ट के कानून में भी मौजूद है कि 7 दिन में आप फैसले करें, लेकिन वो नहीं होते। उसकी मुखालफत कहाँ से आई थी? उसकी मुखालफत सुपीरियर कोर्ट से आई थी। उस वक्त भी वो नहीं चाहते थे कि एंटी टेररिज्म, और ज़्यादातर फैसले अगर आप देखें तो बहुत कम फैसले एंटी टेररिज्म कोर्ट के हैं जो अपहेल्ड किए गए हैं, और अपीलों में सालों लग जाते हैं। तो इसी तरीके से इस वक्त जो सूरत हाल है, एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेटली जो नज़र आती है हमें। और आप, मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फेडरल गवर्नमेंट का ये एतराज़ मंसूर अली शाह साहब के समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्यों एतराज़ किया मंसूर अली शाह से, क्योंकि जब आप एतराज़ करते हैं, मंसूर अली शाह साहब की बड़ाई है कि उन्होंने अपने आप को हटा लिया, लेकिन क्या वो एतराज़ जिस तरीके से था उसका कोई मेरिट था जी? क्या उन्हें ये खदशा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे? मेरे ख्याल में वो एतराज़ गलत एतराज़ था फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, उन्हें मंसूर अली शाह पे एतराज़ नहीं उठाना चाहिए था। वो जिस तरह के जज रहे हैं, जिस तरह के जज हैं, जिस तरह के वो फैसले लिखते हैं, उसमें अगर उनके भाई भी जो वो आते, वो भी शायद उसमें उनको वो नहीं बख्शते। उस तरह के जजेस हमारे यहाँ हैं, कम हैं लेकिन हैं। लेकिन तो मेरा ख्याल है जस्टिस बंदयाल साहब को, अब अगर फ़र्ज़ करें कल याया आफरीदी भी बेंच से अपने आप को हटा लेते हैं, तो फिर क्या होगा? क्या हम इसी तरीके से चलते रहेंगे? और आने वाले वक्त के लिए कम से कम जस्टिस बंदयाल आने वाले वक्त के लिए एक फुल कोर्ट मीटिंग करें, एक फुल कोर्ट बेंच बनाएं। उस फुल कोर्ट बेंच में चाहे फैसला जिसके भी हक में हो,
लेकिन कम से कम वंस फॉर ऑल। अच्छा, मैं सुहेल साहब के पास ये चीज़ लेके जाना चाहती हूँ। सुहेल साहब, कहीं डिज़ाइन यही तो नहीं है कि इसी तरह से सारे मामलात मुतनाज़े हो जाएं या मामला ही सियासत ज़दा हो जाए और फिर ना इधर ना उधर कुछ निकल ना पाए? जी, कुछ ऐसा ही लगता है। देखिए, बुनियादी तौर पर बात तो ये है कि मेरा ख्याल है DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक हिडन पैगाम था कि जी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसी में मुकदमात चल रहे हैं और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी जाहिर है उनके लिए भी वो पैगाम था उसमें। मेरी ये राय है कि अगर इस बेंच ने चाहे जिसमें ये सारे जजेस भी होते और ये मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ भी फैसला कर देते तो इसका अशर भी 14 मई वाला होना था। तो जस्टिस फायज ईसा या दूसरे जो हैं वो इस चाल को समझ गए और वो ये समझ गए कि जस्टिस बंदियाल जो है पॉलिटिक्स उनके साथ कर रहे हैं। वो ये चाहते थे कि जो मुखालिफ बेंच जो है यानी जो सुप्रीम कोर्ट बटी हुई है उसके मुखालिफ जजों को भी अपने साथ बिठाकर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला दिलवाना चाहते थे जस्टिस बंदियाल, क्योंकि सबको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला देगी। तो इसलिए वो चाहते थे कि इस मामले में जस्टिस बंदियाल जो है वो अपने आप को ये साबित कर दें कि मेरे साथ पूरी सुप्रीम कोर्ट है, मेरे मुखालिफ भी जो है इस मामले में मेरे साथ है और ये सुप्रीम कोर्ट बटी हुई नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी इस चाल में कोई नहीं आया, ना हुकूमत आई। हुकूमत ने एतराज़ कर दिया मंसूर अली शाह पे। जो जस्टिस फायज ईसा थे वो भी इस चाल को समझ गए, वो समझ गए कि जस्टिस बंदियाल जो है ये हमें फंसा रहे हैं सबको। तो मेरा ख्याल है कि ये असर के अंदर की पॉलिटिक्स थी जो समझनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि जो भी सिविलियन बालादस्ती पे यकीन रखता है, जो भी आइन पे यकीन रखता है, वो अगर फुल कोर्ट की तरफ जाते तो मेरा ख्याल है कि फैसला जो था वो यही आना था कि मिलिट्री कोर्ट्स का में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो ये जस्टिस बंदियाल की गलती है और वो ये गलती मुसलसल करते आ रहे हैं और उसका खमियाजा पूरी कौम भुगतेगी। अगर वो इलेक्शन का फैसला भी फुल कोर्ट से कर देते तो शायद वो फैसला माना जाता, शायद वो पंजाब के इलेक्शन का फैसला फुल कोर्ट से करा देते तो शायद वो फैसला भी माना जाता, ये फैसला भी फुल कोर्ट से करवाते तो शायद माना जाता। सलीम साफ़ी साहब, ये जो पूरी की पूरी एक सियासी गेम बताई है सुहेल साहब ने, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या आपको लगता है कि सियासी गेम तो हो रही थी लेकिन उसका प्लान कुछ और था? और सर ये भी कहिएगा, विफाक ने अलग से फ़रोग नसीम साहब को क्यों इंगेज किया जब अटॉर्नी जनरल साहब थे? तो देखिए, एक तो मेरे ख्याल में ये फ़रोग नसीम साहब को इंगेज करना ये हुकूमत का बड़ा शर्मनाक फ़ैसला है और इसकी कोई तवजीह पेश नहीं की जा सकती, क्योंकि पिछले दौर में इस हुकूमत के साथ और जमहूरियत के साथ, जस्टिस फायज़ ईसा के साथ और इस तरह के लोगों के साथ जो कुछ होता रहा तो उसका एक अहम किरदार थे शहज़ाद अकबर के साथ ये फ़रोग नसीम साहब भी। अब उनको इंगेज करना अपनी दिफा में ये मेरे ख़्याल में एक बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक फ़ैसला है और ये हमें इस बात का दर्स भी देता है कि हमारे हुक्मरान तबके के पास उनके यहाँ अखलाकियात कोई चीज़ नहीं है बल्कि ज़रूरत ही जो चीज़ है। और इसीलिए हमारी सियासत में और सहाफ़त में और या वकालत में या अदालत में ये जो इस तरह के किरदार होते हैं कि जो हर सांचे में फिट हो जाते हैं, हर गैर कानूनी गैर अखलाकी काम करते हैं, तो वो इन लोगों की ज़रूरत होती है। हालांकि इस तरह के अनासर की हौसला शिक नहीं करनी चाहिए। सियासत की बात वो चौधरी साहब की बिल्कुल ठीक है, सुहेल वड़ाइच साहब की, क्योंकि देखें कि अगर आपको जस्टिस फायज़ ईसा जो सीनियर मोस्ट जज थे या मंसूर साहब या ख़ुद यहया अफरीदी साहब, आप ये जो रीमा ने जो तहकीक की है आप उसमें देख लें कि इससे पहले आप कितने बेंचेस में उनको बिठाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि उन लोगों की सोच वो प्रो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रो पीपल है। मैं अगर आवाम को समझाने के लिए बात करूं तो वो ये है कि जिस तरह हमारे रिपोर्ट कार्ड में रीमा उमर है तो इसी तरह उन लोगों की वहाँ पे वो पोजीशन है।
اور آپ ابھی ایک خاص مقصد کے لیے، کیونکہ اس پہ پہلے ان کی اوپینین آپ کو معلوم ہے، تو آپ ان کو ٹریپ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ آپ ان پہ الٹا احسان بھی چڑھانا چاہتے ہیں کہ میں نے تو آپ لوگوں کو بینچ میں شامل کر دیا. حالانکہ اسی فائز عیسیٰ کے اس بیان کو اور اس موقف کو آپ نہیں مانتے جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی سے بل کی منظوری کے بعد اب بینچ بنانا تنہا چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے. تو اس حد تک یہ بات سہیل وڑائی صاحب کی ٹھیک ہے کہ ادھر سے سیاست ہو رہی تھی اور حکومت نے اور فائز عیسیٰ نے، جسٹس فائز عیسیٰ نے اس سیاست کو بڑے اچھے طریقے سے کاؤنٹر کیا ہے. اوکے بھٹی صاحب. جی میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ قسمت ہونی چاہیے، نصیب ہونا چاہیے، مقدر ہونا چاہیے فروغ نسیم جیسا. لیکن شہباز شریف صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آپ سے پہلے الطاف حسین کے وکیل تھے، پرویز مشرف کے وکیل تھے، عمران خان کے وکیل تھے. تو تینوں کا ایٹ دی اینڈ کیا ہوا؟ اور تیسری بات یہ ہے میڈم شیخ کہ کمال سیاست پہچان گئے فائز عیسیٰ صاحب. اور جب آئین کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت آیا، جب وقت رکوع آیا، تو اس وقت غائب ہو گئے اور اس وقت ساتھ سے نکل گئے کہ نہیں یہ تو سیاست تھی، نہیں میرے تو یہ اعتراضات تھے. کھڑے رہتے نا، آئین کے ساتھ کھڑے رہتے، وقت کے ساتھ کھڑے رہتے. اور آخری بات ہے کہ انہوں نے صرف اس پہ اعتراض نہیں کیا، اس سے پہلے بھی وہ فل کورٹ میں نہیں یہ بات غلط ہے. صاحب سنیے گا، فل کورٹ میں بھی اچھا مزے کی بات ہے وہ چیف جسٹس کے فیصلوں پر بھی اعتراض کر رہے ہیں، پاس ہونے کے بعد کسی بینچ میں نہیں اعتراض کرتے ہیں، بینچ بنانے پر بھی اعتراض کرتے ہیں، رجسٹرار پر بھی اعتراض کرتے ہیں، 3 رکنی بینچ پر بھی اعتراض کرتے ہیں، 6 رکنی لارجر بینچ پر بھی اعتراض کرتے ہیں. وہ آئین کے ساتھ کہتے ہیں میں کھڑا ہوں، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، سپریم کورٹ اور میں آئین کے ساتھ کھڑے. پتہ نہیں پھر ہر بندے کا اپنے ان کی رائے احترام قابل آپ جن کا حوالہ دے رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے. جب سے وہ بل منظور ہوا ہے تو اس کے بعد اگر فائز عیسیٰ صاحب کسی اور بینچ میں بیٹھتے اور اس میں نہ بیٹھتے تو پھر آپ کا اعتراض بجا تھا. اس کے بعد سے لے کے ابھی تک وہ کسی بینچ میں نہیں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے بعد لا بن چکا ہے اور تنہا چیف جسٹس جتنے بھی بینچز بنا رہے ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو صرف اس بینچ میں نہیں، اس دوران بل کی منظوری کے بعد جتنے بینچز بنے ہیں اس میں فائز عیسیٰ صاحب نہیں بیٹھے ہیں، اس لیے آپ کا اعتراض ان پہ نہیں بنتا. سہیل صاحب آپ بھی بتا دیں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جسٹس بندیال نے ماضی میں کتنے فیصلے خلاف کیے ہیں اور کتنے جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیے ہیں، کتنے پرو آئین کیے ہیں، کتنے جو ہے پرو سپریم کورٹ کیے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ کو تو اس بات کی سزا بھی دی گئی تھی، تو وہ تو فیصلے کر چکے ہیں، سزا بھگت چکے ہیں. ان کے خلاف جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ فیصلے سنتی رہی ہے، حکومت نے ریفرنس بھیجا. تو جسٹس بندیال کا تو ایسا ریکارڈ نہیں ہے. بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میڈم شیخ، پہلی بات تو صافی صاحب والی بات یہ ہے کہ وہ کیسے ایک 3 رکنی بینچ میں کا فیصلہ، پھر لارجر بینچ کا فیصلہ، چلو سپریم کورٹ رجسٹرار کا سرکولر چھوڑ دیں، تو وہ کیسے ابھی بھی اس پر ہیں کہ وہ جو سمجھتے ہیں یا وہ جو کہتے ہیں وہی آئین ہے، وہی صحیح ہے، وہی ٹھیک ہے. ان کا رائے قابل احترام ہے، وہ بیٹھیں بینچ میں بیٹھنے کا ان کو حق ہے، وہ اٹھ جائیں ان کو حق ہے. لیکن وہ اکیلے تو نہیں ہے نا، آئین اور قانون اور سپریم کورٹ وہ اکیلے تو نہیں ہے نا. وہ تو خود ہی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اکیلا تو نہیں سپریم کورٹ، سارے جج اکٹھے ہیں سپریم کورٹ میں. دوسری بات سہیل وڑائی صاحب کی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، سہیل وڑائی صاحب کی تاریخی طور پر بات ٹھیک ہے. میں بات یہاں کر رہا تھا سہیل وڑائی صاحب کی کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کی بندیال صاحب نے ان کے ساتھ، تو وہ سیاست کو بھانپ گئے. میرا خیال ہے اس وقت سیاست اور سیاست کو بھانپنے کا وقت نہیں تھا، اس وقت اس بینچ میں بیٹھنے کا وقت تھا. اور 9 مئی جو ایک شرمناک دن تھا، اس کے حوالے سے یہ طے کرنے کا وقت تھا کہ کسی ایک بے گناہ کو بھی سزا نہ ملے اور کوئی ایک گناہگار بھی نہ بچے. اچھا ٹھیک ہے، ریما اس کے اوپر آپ بھی کچھ کہہ دیجئے. دیکھیں جی علینا، ارشاد بھٹی صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میڈم شیخ میں تو کوئی 50 مرتبہ کہہ چکا ہوں میں حق میں ہوں. تو پھر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو اس کے خلاف آنے والا ہے جو جسٹس بندیال ہے.
तो मैं सिर्फ नहीं है इरशाद भट्टी साहब, मैं उस पे तनकीद करूंगा, मैं तो उस पे तनकीद करूंगा। फैसला जब आएगा तो मेरा फैसले मानने ना मानने का नहीं है, मैं बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है सर। चले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम जब फैसला आएगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। हम थोड़ा ज्यादा ही आगे कहीं चले गए, लेकिन मैं एक चीज वापस लेके आना चाहती हूँ रीमा। एक तो ये जो भट्टी साहब बात कर रहे थे, क्या आप इस राय से इत्तेफाक करती हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा को अब रिजर्वेशंस उठाकर बैठ जाना चाहिए था बेंच के अंदर? दूसरा, थोड़ा सा इस डिबेट को आगे बढ़ाते हुए आज एक और बड़ा अहम फैसला है, महफूज फैसला जो आज सुनाया गया 2 रुकनी बेंच की जानिब से, कि ये वो था कि जो साकिब निसार साहब के ऊपर रेफरेंसेस दायर किए गए थे जब वो चीफ जस्टिस थे, लेकिन उन रेफरेंसेस से मुतल्लिक कुछ हुआ नहीं। उसके बाद अब ये जब पता चला कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या कार्रवाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है, तो पता चला कि जी वो तो उन्होंने खारिज कर दी थी। अब इसके अगेंस्ट दरख्वास्त दायर की गई थी और ये कहा गया था कि अगर कोई सर्विंग जज हो और उसकी मुद्दत मुलाजमत के अंदर कोई रेफरेंस दिया हो या दायर किया हो बट वो रिटायर हो जाए तो फिर भी उसको सुना जाना चाहिए। अब ये बड़ा अहम मामला है, मिसकॉन्डक्ट का मामला है रिटायर्ड जजेस से मुतल्लिक ख़ास तौर पर। तो जुडिशरी के अंदर एहतसाब किस तरह से होना चाहिए, थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा, या आपकी तजवीज़ क्या है ये भी कहिएगा। अलीना, मैं 2-3 मिनट में इतने ज़्यादा सवालों का जवाब नहीं दे सकती, एक भी जवाब का आई वोंट बी एबल टू डू जस्टिस। तो ये अकाउंटेबिलिटी वाला मामला कभी और उठा लेंगे, इस पे मेरी राय है, रिसर्च भी है, कभी और शेयर कर लेंगे। देखिए, ये जो इरशाद भट्टी साहब ने बहुत लंबी वो इंडाइटमेंट करते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ, उसमें बहुत सी फैक्चुअल एरर्स हैं, लेकिन हमें मौका नहीं मिलता कि उनको हम एटलीस्ट फैक्ट चेक कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं वो हुकूमती बेंचेस पे जाके पार्लियामेंट में बैठ गए। हमने इस पे बहुत बार बात की है, उस दिन पार्लियामेंट एक नेशनल असेंबली का एक रेगुलर सेशन नहीं था जिसमें हुकूमती और ऑपोजिशन बेंचेस थे। उस दिन जो नेशनल असेंबली थी वो ओवरऑल वहां पे एक कमेमोरेशन हो रहा था आइन का। तो ये कहना कि वो हुकूमती बेंचेस पे बैठ गए, हम बार बार दोहरा के ये बात गलत तासुर दे रहे हैं और हमारी ऑडियंसेस को मिसलीड कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन बेंचेस नहीं थे उस दिन। दूसरी बात, पॉलिटिक्स पे मेरा अपना ओपिनियन ये है एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, मैंने पहले भी बात की कि जस्टिस काजी फायज ईसा को बेंच पे मैं चाहती थी कि वो बैठे, क्योंकि वो इस केस को बेहतर चला सकते थे, बेहतर गाइड कर सकते थे, डायरेक्शन दे सकते थे। अलीना प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें। लेकिन उनका जो एतराज है, उनके जो पोजीशनिंग है उससे कंसिस्टेंट है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल मैं या आप उनकी जगह पे बैठ के गिवन कि उनके साथ किस हद की परसिक्यूशन हुई, हम ये फैसला कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए था। लेकिन एज ए सिटीजन मैं तो चाहती थी कि वो बेंच पे बैठे। तीसरी बात, अलीना आपने मुझे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया। मैं बात कर रही हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट की, जिसका उन्होंने हवाला दिया है कि 22 जून को मैंने एक नोट लिखा और उसका कॉन्टेक्स्ट है फुल कोर्ट बेंच का, रिक्यूजल का नहीं। ये मुख्तलिफ मामला है, वो नोट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। आखिरी बात, हुकूमत की बदनीयती है लीना, वो इन प्रोसीडिंग्स को सैबोटाज करना चाह रहे हैं कि उन्होंने पहले अटॉर्नी जनरल ने कहा हमें कोई एतराज नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्लियरली कह दिया कि मेरी रिश्तेदारी है, अगर एतराज है मैं आज ही रिक्यूज कर लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन 2-3 दिन बाद उनको ख्याल आया कि उन्हें एतराज है। ये हुकूमत की बदनीयती दिखाता है। और हुकूमत के लॉ मिनिस्टर का एक ऑपेड है लीना, वो तो ये भी कहते हैं कि जो भी मिलिट्री कोर्ट्स पे सवाल उठा रहे हैं उनका पेट्रियटिज्म को वो उस पे सवाल उठाते हैं। तो अब आप खुद सोचिए इस हुकूमत का क्या कहा जा सकता है इनकी नीयत पे, कि उनके लिए तो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो है सवाल उठाना, एतराज करना, ये ही दिखाता है कि आप किसी फॉरेन एजेंडा पे चल रहे हैं और आप पेट्रियोटिक नहीं है। कितनी मतलब क्या कहा जाए इस पे। ठीक है जी, ठीक, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।